हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर स्टार्ट किया था। तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं कवर कर लिए हैं, लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने देख लिया था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और हमने देखा था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। और हमने देख लिया था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। वॉल्यूम और कैपेसिटीज दोनों जो है हमने देखे थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि अभी तक हमने ये देखा था कि ये जो एयर हम लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन बेसिकली, तो वो एयर का पैसेज मैंने बताया था कहाँ से कैसे कैसे जा रहा है, और फाइनली वो कहाँ पहुंच रहा था, लंग्स के अंदर। कहाँ पहुंच रहा था? लंग्स के अंदर। ठीक है। और लंग्स के अंदर भी कहाँ तक वो पहुंच रहा था? एल्वियोलाई। मैंने बताया था लास्ट में जाके लंग्स में कहाँ पहुंच रहा है एयर? एल्वियोलाई में। ठीक है। और इसके बाद जो है वो ब्लड में जाता है। रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि पूरा रेस्पिरेशन का पाथ क्या होता है, कैसे जो है एयर का फ्लो होता है फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी टू द लंग्स, और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ यहीं तक पढ़ा था। अब इसमें क्या है, हम बेसिकली ये जो एल्वेलाई तक आ गया था एयर, अब ये ब्लड में कैसे जाता है, हाँ, ब्लड में कैसे जाता है, और फिर ब्लड से टिश्यू में कैसे जाता है, और फिर टिश्यू जो है हार्मफुल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम फिर दोबारा ब्लड में कैसे लाते हैं, और फिर वो ब्लड के थ्रू लंग्स में कैसे पहुंचता है, और लंग्स के थ्रू वो बाहर कैसे निकलता है, बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेयर में। यही पूरा प्रोसेस जो है वो हमको देखना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है। कि गैसेस का एक्सचेंज दो जगह होगा, एक तो होगा एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, और दूसरा जो एक्सचेंज होगा वो ब्लड और टिश्यू सरफेस के बीच में होगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दो ही गैस का तो एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये दो गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ होगा? दो प्राइमरी साइट है, एक एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, और दूसरा जो है ब्लड और सेल के बीच में। ये दो हमको जो है बेसिकली यहाँ इस टॉपिक में देख, ठीक है, यही समझना है हमको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को इसी के साथ। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कि व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये कह रहे हैं कि एल्वेलाई जो होता है वो प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मतलब मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? प्राइमरली सबसे पहले, या फिर मेन साइट क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का? तो वो क्या है? एल्वियो। क्या है? एल्वियो। हमको पता है, हमने वहां पे भी पढ़ा था कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्या? कंडक्टिंग पार्ट। एक होता था क्या? कंडक्टिंग पार्ट। और एक होता था एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट वो पार्ट होता है जहां पे क्या होता है, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होते हैं। और वो क्या बताया था मैंने? एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट होता है। ठीक है। तो यही हम लोग को यही वाला पार्ट पढ़ना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है। प्राइमरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई पे होता है, एट द साइट ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है। वो प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ये एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है। आगे क्या लिखा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में भी एक्सचेंज होता है। मैंने बताया एक्सचेंज कहाँ होगा, दो जगह पे होगा, एक एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, दूसरा ब्लड और सेल के बीच में। तो प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है हमारा? एल्वियोलाई और ब्लड। मतलब प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? एल्वियोलाई। लेकिन उसके अलावा सिर्फ एल्वियोलाई में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होता है, एल्वियोलाई से सिर्फ ब्लड में नहीं आता, या फिर ब्लड से सिर्फ एल्वियोलाई में नहीं गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके अलावा कहाँ एक्सचेंज होता है? ब्लड से सेल के पास भी जाना होता है, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और सेल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ डालना है? ब्लड के अंदर डालना है। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा? लेकिन प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहने का मतलब सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, और प्राइमरी साइट क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का? जब भी पूछेगा क्वेश्चन में तो हमको क्या लिखना है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये कभी भी हमको भूलना नहीं। ठीक है। ओके। ओके। आगे क्या लिखा है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे कौन सी गैस का एक्सचेंज होता है? मैंने बताया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक्सचेंज होगा।
ठीक है। और किस प्रोसेस के थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें सिंपल डिफ्यूजन कराना है तो एक मेम्ब्रेन के अलोंग होगा, और वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। क्या होगा? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है कि एक ग्रेडियंट को फॉलो करता है, एक स्लोप को फॉलो करता है, एक ढलान को फॉलो करता है। मतलब मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा फ्रॉम इट्स लेवल ऑफ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लेवल ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फ्लो होगा। जैसे अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो कहाँ होगा? इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो डिफ्यूज करके दूसरे तरफ चला जाएगा जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है। जब तक दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बराबर नहीं होता तब तक ये डिफ्यूजन वाला प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। और यही डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनी एटीपी इन्वॉल्वमेंट, किसी एटीपी की जरूरत नहीं होती है, ये बिना एटीपी के होता है, बिना एनर्जी खर्च किए होता है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है। तो इस वजह से इस तरह के डिफ्यूजन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो डिफ्यूजन हो रहा है कहाँ? एल्वियोलर साइड पे और टिश्यू वाले साइड पे जो मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होगा वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? बेसिकली डिफ्यूजन। और कैसा डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन, है ना। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जो है उसके थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज होगा। और कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो है डिफ्यूजन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? ओके। दो भाई यहाँ लिखा है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज सिंपल साइट्स, इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये किसके बेस पे होगा? प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये कि ये हमारा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है लाइक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा। ठीक है, या फिर प्रेशर, क्योंकि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल है गैसेस मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल क्या लगाते हैं? प्रेशर। तो इसका कुछ प्रेशर भी होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो प्रेशर भी यहाँ पे क्या है? जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा प्रेशर। ठीक है, हमको पता है टोटल प्रेशर क्या होता है? या टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है प्रेशर लगा रहा है। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, उतना ज्यादा प्रेशर एग्जिस्ट एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है ऑक्सीजन का और कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही क्या है? ज्यादा है। तो इस वजह से मॉलिक्यूल का जो फ्लो होने लगेगा वो फ्रॉम इट्स लेवल ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होने लगेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब प्रेशर के अलोंग मूवमेंट हो मॉलिक्यूल का, या फिर कॉन्सेंट्रेशन के अलोंग मूवमेंट हो। मतलब जहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो उधर से जिसका उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो उस तरफ मूवमेंट हो, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसका जो है फ्लो हो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हो सकता है लिविंग बॉडी में? सेल मेम्ब्रेन। क्या हो सकता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो फ्लो हो मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम इट्स लेवल ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लेवल ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। ये मोमेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग हो सकता है, मतलब जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उधर से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट के अलॉन्ग हो सकता है। एक तरफ मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा है, दूसरे सब कम है, तो जिधर प्रेशर ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूवमेंट हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का, ताकि जब तक जो है वो प्रेशर दोनों तरफ क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए। दोनों तरफ का प्रेशर जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये मूवमेंट जो है होता रहेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? ठीक, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि solubility of gases as well as thickness of membrane। ठीक है, solubility of gases और thickness of membrane involved in the diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स का जो डिफ्यूजन हो रहा है इधर, ठीक है, डिफ्यूजन जो हो रहा है मॉलिक्यूल्स का वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ कंसंट्रेशन और प्रेशर पे ही नहीं डिपेंड कर रहा, बल्कि वो और दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वो क्या लिखा है यहाँ पे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कहने का मतलब ये कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कहने का मतलब ये कि ये जो गैसेस हैं, ये एल्वेलाई हमारा, ये ब्लड है, ये गैसेस फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर कितना है, कितना सॉल्युबल है वो। अगर ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा सॉल्युबल होगा ब्लड में
तो उसका डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट। डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। अगर मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा है, जिसमें वो जा रहा है, जिस मीडियम में एंट्री करने जा रहा है, उस मीडियम में उसकी सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है, ज्यादा सॉल्युबल है, तो उसका डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, हमने पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पोलर पोलर जो सब पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस में डिजोल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सबस्टांस जो होते हैं, नॉन पोलर सबस्टांस, वो किस में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब अगर उसकी सॉल्युबिलिटी जिस चीज में ज्यादा है, जिस मॉलिक्यूल की, वो उसमें डिजॉल्व होने की कोशिश ज्यादा करेगा, उसमें सॉल्युबल ज्यादा होगा वो। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे भी डिपेंड करेगा कि कौन जो ज्यादा गैस ब्लड में सॉल्युबल होगा तो वो फास्टर डिफ्यूज होगा एल्वियोलाई से ब्लड में, यही यहाँ पे लिखा है। दूसरी चीज क्या है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि ये हमारा एल्वियोलर एल्वियोलाई है और ये हमारा ब्लड है। तो ब्लड के पास क्या होता है, अपना एक एंडोथीलियम होता है, एक वॉल होती है उसकी, और एल्वेलाई जो होता है उसके पास भी तो क्या होगी, एक वॉल होगी। इस वॉल की जो है वो थिकनेस भी होंगी, है ना, कुछ इसके वॉल की थिकनेस होगी, कुछ इसके वॉल की थिकनेस होगी, और दोनों काफी क्लोज प्रेजेंट होते हैं। तो इसके वजह से ओवरऑल थिकनेस जो दोनों के बीच में है वो डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या है। एक बात, अगर एक बात बताओ कि ये हमारा मेम्ब्रेन है, ये गैसेस है, ठीक है, ये हमारा दो सिनेरियो में बताता हूँ। ये हमारा मेम्ब्रेन यहाँ है और ये यहाँ पे जो है इतना पतला मेम्ब्रेन है। तो गैसेस का डिफ्यूजन कहाँ होगा फर्स्ट, जहां पे मेम्ब्रेन पतली है या जहां पे मेम्ब्रेन मोटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेम्ब्रेन अगर पतला है तो जो मॉलिक्यूल है वो आसानी से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर मेम्ब्रेन जो है वो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन जो है बीच में जो प्रेजेंट है, अगर ये मेम्ब्रेन थिक है, थिकनेस इसकी ज्यादा है, थिकनेस इसकी क्या है, ज्यादा है, तो डिफ्यूजन का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा इस केस में। और यहाँ पे क्योंकि ये जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है, थिकनेस ऑफ बेसमेंट, थिकनेस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो कम है, जिससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अलोंग द एल्वियोलर वॉल, या फिर ब्लड और सेल के बीच में, हाँ, ब्लड और सेल के बीच में, और एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है गैस का, तो वो कौन कौन से फैक्टर जो है वो उस पर डिपेंड करता है। तो चार फैक्टर्स हमने पढ़े कि चार ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी, जो कि अफेक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। रेट ऑफ डिफ्यूजन जिससे चेंज हो सकता है, या तो फास्ट हो जाएगा डिफ्यूजन का रेट या फिर स्लो हो जाएगा। पहला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, दोनों जितना ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जितना ज्यादा यहाँ पे अगर 10 मिली मोल है और यहाँ पे 1 मिली मोल है, और यहाँ पे 10 मिली मोल है, यहाँ पे 9 मिली मोल है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कहाँ होगा ज्यादा, जहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कहाँ होगा, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, जहां पे क्या होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा दोनों के बीच में, दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट है उस बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना, ROD से लिख देता हूं मैं इसे, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, वैसे ही क्या, अगर प्रेशर ज्यादा होगा, कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, मॉलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट है, प्रेशर अगर ज्यादा होगा, प्रेशर ग्रेडियंट अगर ज्यादा होगा, कहने का मतलब प्रेशर ग्रेडियंट अगर ज्यादा होगा, मतलब प्रेशर डिफरेंस दोनों तरफ ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, काफी तेजी से मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफ्यूज करेंगे। तीसरी चीज क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है मॉलिक्यूल की, सॉल्युबिलिटी अगर मॉलिक्यूल की ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा, जिस मीडियम में वो एंटर करने जा रहा है। जैसे ये हमारा, यहाँ पानी है, यहाँ ब्लड है, पानी में इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कम है,
ब्लड में ज्यादा है तो ये आसानी से जो है डिफ्यूज हो जाएगा, ब्लड के अंदर जाना चाहेगा, वहां पे सॉल्युबल है, जहां पे सॉल्युबल है वहां पे घुल मिल सकता है आदमी, जहां पे वहीं जाना चाहता है ना, जिससे आदमी की बनती नहीं है उसके पास कोई क्यों जाना चाहेगा, है ना। तो वैसे ही मॉलिक्यूल भी है, जहां पे वो घुल मिल सकते हैं वहां पे आसानी से चले जाते हैं। तो सोलिबिलिटी जहां ज्यादा होगी वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा, मॉलिक्यूल सारे वहीं जाना चाहेंगे कि भाई यहाँ पे मिलजुल के रहेंगे, हंसी मजाक करेंगे, जो मन करे वो करेंगे, ठीक है, अपने बंदे हैं। तो इसी के लिए क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है किसी सब्सटेंस की पर्टिकुलर मीडियम में तो वो मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज करना चाहेगा उसी मीडियम के अंदर, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर ये हो गया। चौथा फैक्टर क्या है कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है ना। अगर थिकनेस ज्यादा है, थिकनेस क्या है, अगर ज्यादा है तो यहाँ पे रिलेशन कैसा है, इनवर्स। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि ज्यादा जो है वो रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल, ज्यादा कठिनाइयां होंगी यहां से वहां जाने में, समझे। तो सारे के सारे हमने देखे कि तीनों फैक्टर जो कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी अगर सब्सटेंस की पर्टिकुलर मीडियम में ज्यादा है तो उस मीडियम में जो है सब्सटेंस फ्लो करने की कोशिश करेगा, डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी। लेकिन अगर थिकनेस ज्यादा है तो इसके साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स। मतलब वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, स्लो। तो ये चार चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपको यही बताना है कि भाई ये चीजें, चार चीजें आपको याद होनी चाहिए कि भाई चार फैक्टर्स होते हैं जो जिस पे डिपेंड करता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। कौन कौन से, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, सोलिबिलिटी और थिकनेस। कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और सोलिबिलिटी पे डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब अगर ये बढ़ेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, लेकिन अगर थिकनेस बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घट जाएगा। बस इतनी चीजें हमको जो है समझनी थी। आगे देखते हैं। तो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय, और सुनिए एक चीज और बता देता हूं मैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे, कि जैसे ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारी गैसेज है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियॉन है ना, नाइट्रोजन है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं। तो इस कंटेनर का ये मॉलिक्यूल जो है रैंडम मोशन करते हैं, ब्राउनियन मोशन पता है हमको, है ना। तो ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर के वॉल पे, जिसको मान लिया वो प्रेशर पी है, ठीक है। तो ये प्रेशर टोटल जो आया पी, पीटी लिख देता हूं मैं इसे, पीटी, क्या ये एक पर्टिकुलर गैस की वजह से आ रहा, नहीं, बहुत सारे गैसेस की वजह से आ रहा है। तो इंडिविजुअल गैस जो है अपना अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और वो टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूट करता है। लाइक टोटल प्रेशर जो होगा वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय क्लोरीन प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा। टोटल प्रेशर, यही मॉलिक्यूल्स जो है प्रेशर लगा रहे हैं, वही तो टोटल प्रेशर कंटेनर में लगेगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला ये होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना पर्टिकुलर प्रेशर कितना लगा रहे हैं, और जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एक पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को बोलते हैं उसका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब इट इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय अ पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल ऑन द पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल इन अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस। एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस कितना प्रेशर लगा रहा है वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 के कैसे लिखते हैं, PO2। और इसको पढ़ते कैसे हैं हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। O2 के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में, बहुत सारे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन अपना कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अपना जितना प्रेशर लगाएगा उसको कैसे लेंगे, PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपना कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। वही लिखा है यहाँ पे कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि इट इज अ प्रेशर दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड इज पार्शियल प्रेशर।
एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द PO2 ऑक्सीजन के लिए। मैंने बताया कि ऑक्सीजन के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, PO2 से फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बातें क्लियर है, ठीक, इतना समझ आ गया। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन, वो इस टेबल में दिया हुआ है 14.1 एंड 14.3। द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेलाई टू द ब्लड एंड द टिश्यू, ये सब ठीक है। सिमिलरली a gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction from the tissue to blood and from blood to alveoli। यहाँ पे बस ये कह रहा है कि भाई जो प्रेशर ग्रेडियंट का मॉलिक्यूल का, जैसे पार्शियल प्रेशर फोटो एंड पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस तरह से अलग अलग जगह में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे कि ऑक्सीजन का फ्लो हमें कराना है वैसे ही होगा। जैसे ऑक्सीजन का फ्लो हमको कैसे कराना है, एल्वियोलाई से मतलब लंग से हमको ब्लड में भेजना है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होना चाहिए, ज्यादा। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इसके कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, कम। तो ऐसे ही है, ठीक है। फिर ब्लड से कहाँ जाना है, टिश्यू में। फिर टिश्यू से कहाँ आना है, टिश्यू में जाना है, बेसिकली टिश्यू तक पहुंचाना है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, टिश्यू से ब्लड तक और ब्लड से फिर एल्वेलाई तक। तो इसी हिसाब से जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होता है, ताकि फ्लो उस पर्टिकुलर गैस का जो है उसी डायरेक्शन में हो सके। हम लोग वो देखते हैं, उससे पहले ये जानने से पहले, ये समझने से पहले हमको ये टेबल जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है। इस टेबल को पहले हम याद करने की कोशिश करेंगे तो हमको ये पूरी थ्योरी समझ आएगी, कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं हम इस टेबल को याद करने का। तो इस टेबल को याद करने का एक बहुत आसान तरीका है, आपको सिर्फ 4 नंबर याद करने हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए क्या याद करना है, ऑक्सीजन के लिए याद करना है आपको 104, 40, 95, 40, ठीक है। 104, 40, 95, 40। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या याद करना है आपको, 40, 45, 40, 45, सिर्फ ये याद करना है, ठीक है। क्या याद करना है आपको, ऑक्सीजन के लिए 104, 40, 40, 45 राइमिंग स्कीम के फॉर्म में आपको याद कर लेना, याद हो जाएगा। 2-4 बार जब आप लोग उसको बोलेंगे तो याद हो जाएगा। 104, 40, 40, 45, सॉरी 104, 40, 95, 40, 104, 40, 95, 40। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या याद करना है, 40, 45, 40, 45। बहुत आसान है, 40 तो दोबारा रहा है, सिर्फ 4 वो याद करना है, 104, 95, 40 और 45। ये 4 जो नंबर्स हैं हमें याद होने चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए 104, 40, 95, 40 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 40, 45, 40, 45। ये क्या है, 40, 45, 40, 45 और 104, 40, 95, 40, वो है बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और 40, 45, 40, 45 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये पार्शियल प्रेशर कहाँ है, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट होता है, वो मैं लिख देता हूँ कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम पता करेंगे कहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस टेबल को फिल करें। बस आपको अभी याद है कि ऑक्सीजन के लिए हमको क्या याद रखना है, 104, 40, 95, 40। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या याद करना है, 40, 45, 40, 45, ठीक है, ठीक है। और हमको पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 ही जगह पे होते हैं, एक एल्विलाई और ब्लड के बीच में, ये कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, और ब्लड के बीच में और सेल के बीच में, है ना, क्या है ये, सेल है, ठीक है, एल्विलाई, ठीक। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन का कैसे मूवमेंट हो रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ऑक्सीजन में सबसे हाइयर अमाउंट जो है वो हमारा क्या है, 104। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन का मूवमेंट होना कैसे चाहिए, मूवमेंट कैसे होना चाहिए, पहले इतना तो आइडिया होना चाहिए हमारे पास। अभी तक हमने पढ़ा, हमको पता चल गया है कि रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है, और मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक एयर से मुंह में आया, नोज के थ्रू, ठीक है, फेरिंग्स में आया, लंग्स लंग्स में आया, लंग्स में लास्ट में कहाँ है, एल्वेलाई, एल्वेलाई से कहाँ जाएगा, ब्लड में। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, ऐसे। हम पहले ही ऑक्सीजन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए, ठीक। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट एल्वेलाई से किधर होना चाहिए, ब्लड की तरफ होना चाहिए। और फिर उसके बाद ब्लड में आया, ब्लड से कहाँ पहुंचाना है, पूरे शरीर में, मतलब टिश्यूज तक पहुंचाना है, सेल तक पहुंचाना है। तो ब्लड से कहाँ होगा, सेल के अंदर। तो अभी तक हमको पता है कि ये गैसेस का मूवमेंट कैसे होता है, गैसेस का मूवमेंट कैसे होता है, क्या बताया था मैंने, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के अलोंग मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का।
या प्रेशर के अलाउ मूवमेंट होगा, मतलब जहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उधर मूव करेगा, या फिर जहां पे उनका प्रेशर ज्यादा होगा उससे वहां से कहाँ जाएगा वो जहां पे उनका प्रेशर कम होगा। ठीक, इतनी बातें समझ आई। ठीक है, तो अगर हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है एल्वेलाई से ब्लड कराना है, तो एल्वेलाई में प्रेशर अगर मैं P1 मान लो और यहाँ पे P2 मान लो, तो कहाँ प्रेशर जाना चाहिए, P1 की P2, P1 की P2, P1 ज्यादा होना चाहिए ना। तो सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे पहले एयर यहाँ आया तो सबसे ज्यादा प्रेशर यही होगा, और ऑक्सीजन के लिए मुझे 4 नंबर याद है, 104, 40, 95, 40। ठीक है, तो 104 सबसे ज्यादा नंबर मैं पिक करूंगा, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 104 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर मूवमेंट कहाँ करना है, ब्लड के अंदर जाना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम कितना कम होना चाहिए, 104, 40, 40 होना चाहिए। क्या किसी ने याद किया था, 104, 40, 95, 40, यही तो याद किया था। ठीक है, और एक बात बताओ कि यहाँ पे ब्लड ये जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये पूरी बॉडी से आ रहा है ये ब्लड। और पूरी बॉडी से जो आता है ब्लड वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो लंग्स के पास आता है, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है। ठीक है, कैसा बन जा रहा है ये लंग्स, ये हमारा लंग्स है, ये हमारी बॉडी है। पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ आता है, लंग्स के पास आता है। और फिर दोबारा लंग्स में क्या होता है इसका, ऑक्सीजनेशन। और ऑक्सीजनेशन होने के बाद वो ब्लड कहाँ जाता है, फिर दोबारा बॉडी में आ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन होने के बाद यहाँ आ जाता है। तो ये जो ब्लड लेके जाता है पूरी बॉडी से लंग्स तक, वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हुआ, तो यहाँ से जो ब्लड इधर जा रहा है वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। समझ आया। तो ये कैसा ब्लड होगा जो एल्वेलाई के पास जा रहा है, जहां पे ऑक्सीजन ये डाल रहा है, ऑक्सीजनेशन करा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। वेयर एज यहाँ पे ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यही तो टिश्यू के पास जाएगा, ऑक्सीजन ही तो चाहिए था सेल्स को। तो ये सेल के पास गया, ठीक है, और वहां पे क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर मुझे मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से इधर कराना है तो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। तो 104, 40 हमने याद कर लिया, 40, 45 बचा है, 95, 40 बचा है, 95 और 40। तो कहाँ ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे। तो कितना होगा यहाँ पे, 95, और यहाँ पे कितना होगा, 40। समझ आया। यहाँ से यहाँ मूवमेंट कराना तो ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए, तो दूसरा वाला हाइयर नंबर कितना है, 95। ठीक है, और सेल के अंदर कितना हो जाएगा, 40। तभी तो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इधर से इधर होगा। समझ आया। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सीन है, ये हमारा एल्विलाई है, ये हमारा एल्विलाई है, ये हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्लड है, और ये हमारा सेल है। दो ही जगह पे एक्सचेंज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के आना अंदर आना चाहिए ना, अंदर आना चाहिए ना, नहीं अंदर नहीं आना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालना है हमें, हार्मफुल सब्सटेंस है। तो उसको ब्लड से कहाँ भेजना है, हमें एल्विलाई में भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमने उसके लिए दो ही नंबर याद किए हैं, 40, 45। कहाँ ज्यादा होना चाहिए, 45 और 40। यहाँ ज्यादा होना चाहिए, तो क्या ज्यादा है, 45, क्या कम है, 40। यहाँ पे क्या मूवमेंट होना चाहिए, ये हमारा सेल है, सेल से ब्लड में जाएगा कि ब्लड से सेल में जाएगा, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है ना, हार्मफुल सब्सटेंस सेल ने प्रोड्यूस किया है, इसको बाहर निकालने की कोशिश। तो बाहर निकालना है तो ब्लड के अंदर भेजेगा कार्बन डाइऑक्साइड को ये सेल। ठीक है, तो कहाँ जाना, कहाँ कम ज्यादा कहाँ होना चाहिए, सेल के अंदर। कम कहाँ होना चाहिए, यहाँ। कितना ज्यादा होगा, या तो 45 या तो 40। तो 45 यहाँ हो जाएगा और 40 यहाँ हो जाएगा। तो ये कौन सा ब्लड आता है एल्विलाई के पास, डीऑक्सीजनेटेड। और सेल के पास कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो एल्यूलर साइड पे क्या होगा और टिश्यू साइड पे क्या होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रेशर क्या है, एल्यूलर साइड पे क्या होगा और टिश्यू साइड पे क्या होगा। क्या होगा, क्या पढ़ा हमने कि एल्वियोलाई में, वही यहाँ पे लिखा है ऊपर टेबल में हमने लिखा है, टेबल ही देख लेते हैं। तो एल्वियोलाई में हमने पढ़ा, सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, एल्वियोलाई। फिर एल्वियोलाई किसको दे रहा था ब्लड, डीऑक्सीनेटेड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जा रहा था, ऑक्सीजनेटेड। क्या हो जा रहा था, ऑक्सीजनेटेड। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे रहा था, टिश्यू को दे रहा था। यही तो चार स्टेप्स थे।
ठीक है, एल्विलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिया, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, ऑक्सीजनेटेड फिर कहाँ चला गया, टिश्यू के पास चला गया। वही पार्शियल प्रेशर सबके मेंशन है, हमने पढ़ा था कि एल्विलाई में कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104। ठीक है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 95, और टिश्यू में कितना होता है 40। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का 40-45 किया था, तो 40 किधर होगा एल्विलाई में, और 45 किधर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड में 40। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कभी आपको कंफ्यूजन हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना होगा और ये कितना होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी ज्यादा होगी, इतना याद होना चाहिए आपको कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी ज्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा कितनी हो सकती है, एल्विलाई को छोड़ के, एल्विलाई में 104 है 95। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा इसमें कम होगा, कम उसकी वैल्यू कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, कितनी है कम वैल्यू 40, और मैक्सिमम कितनी है 45, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 40। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये टेबल तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम कितना हो सकता है 40, इतना ही तो कम हो सकता है। ठीक है, 104, 40, 95, 40, यही तो याद किया था हमने। ये ज्यादा किस में है एल्वेलाई में, ये ज्यादा किस में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ये दोनों क्या थे डीऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड और टिश्यू का केस था, है ना। तो ऑक्सीजन कितना होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 40, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना ज्यादा होगा वो 45। तो ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस याद करने का एक तरीका था। तो इतनी बातें हमें समझ आ गई होंगी, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ बचा अब एक चीज याद करना कि एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, और ये पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट है वो एमएमएचजी में है। देखिए एमएमएचजी, एमएमएचजी 1 एमएमएचजी कितना होता है 1 एटीएम के बराबर होता है, सॉरी 1 एटीएम जो होता है वो 760 एमएमएचजी के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ भी यूनिट आपको बस पता होना चाहिए कि एमएमएचजी में, कभी ऐसा ना लिख दे कि कहीं कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और एक ऑप्शन में लिख रखा है 159 एटीएम और आप ये टिक कर लगा रहे हैं, नहीं, वहाँ क्या लिखा होना चाहिए एमएमएचजी। ठीक है, ये यूनिट सही है, स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी। ठीक है, तो हमको क्या याद करना है एटमॉस्फेरिक एयर में, तो दो ही है, बहुत आसान है, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड की कम। कितनी होती है ऑक्सीजन की 159, और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है 0.3। ठीक है, ऐसे याद कर लो 0.3, कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे 3, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो जाएगा 0.3, इसका याद कर लो यार। ऑक्सीजन का 159, कार्बन डाइऑक्साइड तो पता चल गया 3 मॉलिक्यूल है 0.3। ठीक है, तो इतना तो हम याद कर लेंगे यार, ये मैंने बता दिया कैसे याद करते हैं। 104, 40, 95, 40 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, 40, 45, 40, 45। ठीक, कैसे है ऑर्डर क्या है, पहले कौन सा किस में देखना है हम एल्विलाई में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर टिश्यू। 104, 40, 95, 40 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, 40, 45, 40, 45। ये आप लोग बोर्ड में आसानी से बना सकते हैं, काफी आसान है इस तरीके से। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि अभी ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये भी पेपर में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, कुछ नहीं दिया है, जो हमने अभी तक पढ़ा है वही दिया है। इंस्पिरेशन ऑफ एयर हो रहा है, ठीक है, और एक्सपिरेशन ऑफ एयर हो रहा है। इंस्पिरेशन ऑफ एयर एल्विलाई की बात की है, ये हमारा एल्विलाइस है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम एक एक चीज जान होती है कहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखा है एल्विलस, ये हमारा एल्विलाई है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था एल्विलाई में क्या होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता था, आप ये सब भूल जाइए, ये आप मैंने जो बताया वो बताइए कितना होता है 104 एमएमएचजी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, कितना होता है एल्विलाई में कितना होता है, बाहर निकालना है ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए कम 40 होगा, है ना, 40 एमएमएचजी। ठीक, फिर क्या होता था कि ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके आती है, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, कहाँ से लंग्स से हार्ट तक। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये आर्टरी है ये वेन है, वेन कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो आपको पता होगा कि आर्टरी और वेन जो है वो उस पे नहीं बोला जाता है कि कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी वो उसे बोला जाता है ऐसी वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही हो,
ठीक है, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है उसको आर्टरी बोलते हैं, और हार्ट के पास जो वेसल्स लेके आती हैं ब्लड को उसको वेन बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग आर्टरी और वेन बना है, ना कि वो क्या कैरी करेगी, ऑक्सीनेटेड या डिऑक्सीनेटेड। और सारी जगह यही होता है, हम यही सुनते आ रहे हैं कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, इसकी वजह से डेफिनेशन ट्रू नहीं है। एक्सेप्शन क्या है? दो जगह ही एक्सेप्शन है, दो जगह एक्सेप्शन है। क्या है वो दो जगह? दो ऐसी आर्टरी, दो ऐसी वेसल्स हैं जहाँ पे ये उल्टा है। मतलब पल्मोनरी आर्टरी नॉर्मली क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, लेकिन वहां पे पल्मोनरी वहां पे सॉरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, लेकिन दो ऐसी आर्टरीज हैं जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और दो ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वो कौन सी आर्टरी और वेन्स हैं? तो वो दो जगह की हैं। एक है पल्मोनरी, मतलब लंग्स के पास जो जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी और वेन, और पल्मोनरी वेसल्स लिख देता है इसको मैं। वहां पे ऐसा ये सिस्टम उल्टा है, मतलब आर्टरी जो है वो कैरी कर रही होगी इन लोग की क्या क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी पता है ना आपको, बच्चे को निर्दिष्ट करने के लिए कि आर्टरी या वेसल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो होता है सीन उल्टा होता है, मतलब आर्टरी कैरी कर रही होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन कैरी कर रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस वजह से ये डेफिनेशन सही सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पल्मोनरी वेन है। ये पल्मोनरी वेन जो है वही जो है हार्ट तक लेके जाएगा, और ये हार्ट जो है पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचाएगा। अब आ गया पूरी बॉडी में। अब ये बॉडी से कहाँ जाएगा? टिश्यू के पास जाएगा। और टिश्यू में जाने से पहले ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मैंने बताया था ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 95। और ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 40। समझ आ गया? ये देखने की जरूरत है क्या? नहीं, हमको तो पहले से ही पता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, जब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, सेल ने प्रोड्यूस किया उसको, फिर दोबारा ब्लड में डाल दिया। अब यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कितना हो बताओ, टिश्यू के अंदर। ये हमने बात किया था ब्लड के अंदर, ठीक है, ऑक्सीनेटेड। यहाँ पे टिश्यू के अंदर कितना होगा? PCO2 95। ज्यादा होगा तभी तो ब्लड में जाएगा। ये किसमें है? टिश्यू में। ब्लड में जाएगा फिर, है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 40, हमें पता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है डीऑक्सीनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा वैल्यू कितनी होती है? 45। ठीक है, तो ये बस मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए कहा था कि एक बार आप लोग ये डायग्राम भी ध्यान में रखें। ठीक है, बता तो मैंने पहले ही दिया था क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। As the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than oxygen, the amount of carbon dioxide that diffuse the membrane per unit difference in the partial pressure is much higher compared to the oxygen. इसका मतलब क्या है? कि ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है ब्लड में वो 20 से 25 गुना ज़्यादा है। मतलब ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये हमारा ब्लड है। ब्लड में डिफ्यूज होने का जो वो है, डिफ्यूजन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब ज्यादा सॉल्युबल है। कौन ज्यादा सॉल्युबल है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 20 से लेकर 25 गुना सॉल्युबल है। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के केस में एक्स है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा? 20x से लेकर 25x टाइम्स ज्यादा होगा, है ना। 20 से 25 गुना रेट क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है उसकी ब्लड में? ज्यादा है, इससे इसलिए ये ज्यादा होगा। पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, मतलब एक ATM या फिर एक mmHg का भी डिफरेंस आया पार्शियल प्रेशर में, मतलब दोनों वॉल के अलोंग, मतलब यहाँ पे अगर 20 है और यहाँ पे 19 है, तो 20 गुना डिफरेंस आ जाएगा। मतलब जितने रेट से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा उसके 20 गुना रेट से क्या होगा, या 25 गुना रेट से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उधर डिफ्यूज होगा पर यूनिट चेंज इन द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन जो है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इन द ब्लड वो है 20, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा डिफ्यूजन का रेट? रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का? 20 गुना ज्यादा, मतलब 20 × 20, 400। ठीक है, 400 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है
अगर एक पार्शियल एक यूनिट में एक यूनिट प्रेशर में डिफरेंस आता है, मतलब एक यूनिट प्रेशर चेंज होता है, लाइक एक एटीएम चेंज हो जाए या एक एचजी चेंज हो जाए प्रेशर, तो कितना गुना डिफरेंस होता है? तो जितने भी रेट से ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा उसके 20 से 25 गुना रेट से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक है। आगे क्या लिखा है कि डिफ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेता है कितना गुना फास्टर डिफ्यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन पर यूनिट चेंज इन द पार्शियल प्रेशर। ये भी याद रहना चाहिए, पर यूनिट चेंज इन पार्शियल प्रेशर। हाँ, पार्शियल प्रेशर। हाँ, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में बनता है। तो वही डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिखा है कि ये कितने लेयर से मिलकर बना हुआ है? 3 मेजर लेयर्स है, 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, मेजर। ठीक है ना। पहला थिन स्क्वैमस एपिथेलियल ऑफ एल्वेओलाई, दूसरा एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलारी कैपिलरीज, और तीसरा है बेसमेंट सबस्टांस। ये याद रखना है, सबस्टांस लिखा है, मेम्ब्रेन नहीं है। तो गलती से भी इसको क्वेश्चन में 3 लिखा रहता है और यहाँ पे मेम्ब्रेन लिखा रहता है, हम टिक मार के आ जाते हैं, बाद में पता चलता है ये तो गलत है। तो यहाँ सबस्टांस है, मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि सबस्टांस दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको बेसमेंट सबस्टांस बोलते हैं। ठीक है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, बेसमेंट सबस्टांस है, याद रखिएगा इसको। बेसमेंट सबस्टेंस किससे बना होता है? कंपोज ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सपोर्टिंग स्क्वैमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम कैपिलरीज इन बिटवीन देम। ये पूरी बात क्या लिखी है यहाँ पे, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, इसीलिए मैंने उसको अच्छे से बताया नहीं, रीड कर लिया है कल। ये हमारा एल्विलाई है, ये हमारा ब्लड है। हमें पता है एल्विलाई है, तो एल्वियुलर वॉल जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एपिथेलियम। और एल्विलाई की वॉल को जो है लाइन कर रहा होता है कौन सा एपिथेलियम? स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम? स्क्वैमस। स्क्वैमस क्या था? फ्लैट एंड सेल होते हैं ना उसके, फ्लैट एंड सेल होते हैं। सब ये हमारा फ्लैट सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, पेमेंट लाइक बोलते हैं इसे। ठीक है। पहला लेयर अगर गैस को क्रॉस करना है इधर से इधर, पहले लेयर कौन सा क्रॉस करना पड़ेगा? इस लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। और ये वाली लेयर जो है किससे बनी हुई है? स्क्वैमस इपिथेलियम से। आई थिंक स्क्वैमस स्पेलिंग गलत है, स्क्वैमस इपिथेलियम। ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा मेम्ब्रेन कौन सा क्रॉस करना पड़ेगा? एंड ये जो ब्लड वेसल्स हैं उसका भी तो वॉल होगा, उस वॉल में भी तो इपिथेलियम प्रेजेंट होती है। वो कौन सी इपिथेलियम होती है? स्क्वैमस ही होती है। लेकिन स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल जो है उसका एक डिफरेंट नाम होता है, उसका स्पेशल नाम होता है। क्या आप लोग जानते हैं उसका नाम क्या होता है? यस, सही बोल रहे हैं आप। क्या होता है? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम। ये भी क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम में होता है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड होता है जो कि सिर्फ ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको एंडोथीलियम बोला जाता है। ठीक है। तो पहला लेयर कौन सा क्रॉस करना है? ये। और एक लेयर कौन सी प्रेजेंट है? एंडोथीलियम। ठीक है। पहली लेयर स्क्वैमस, दूसरा लेयर एंडोथीलियम। उसके बीच में भी क्या होता है? कुछ सबस्टांस प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं बेसमेंट सबस्टांस। क्या बोलते हैं? बेसमेंट सबस्टांस। और ये बेसमेंट सबस्टांस किससे बना होता है? वही हमको जानना है। हमको पता है कोई भी इपिथेलियम जो होती है वो रेस्ट करती है, कोई भी इपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम जो है बेसिकली मैं बात करूं, तो वो रेस्ट करती है किसके ऊपर? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। किसके ऊपर रेस्ट करती है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये रेस्ट करती है। ठीक है। तो ये हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम है, एल्वेलर का वॉल जो है स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड है। तो यहाँ पे भी तो बेसमेंट एपिथेलियम होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा इसका। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगा जिसपे ये रेस्ट कर रहा होगा, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया किसका? एल्वियोलर वॉल का। वहां पे जो एपिथेलियम प्रेजेंट है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल। ठीक है। ऐसे ही ये भी तो स्क्वैमस एपिथेलियम है नीचे वाला, इसका भी तो होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। यस, इसका भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, वो हमारा ये है। इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन ये है, और एल्वियोलाई का बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा क्या है? ये है। ठीक है। तो बीच में हमने पढ़ा कि स्क्वैमस एपिथेलियम को क्रॉस करना है एयर को सबसे पहले, उसके बाद क्या पढ़ रहा है बीच में? उसके बीच में ये वाला रीजन पढ़ रहा है, और ये वाला रीजन क्या है हमारा? बेसमेंट
सबस्टांस, क्या बोलते हैं इसको, बेसमेंट सबस्टांस, मेम्ब्रेन नहीं सबस्टांस। ये बेसमेंट सबस्टांस किससे मिलके बना हुआ है, दो चीजों से मिलके बना है। किससे मिलके बना हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन किसके किसके बेसमेंट मेम्ब्रेन, सिर्फ एल्वियोल वॉल का बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं, ये स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई से बना है, उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और किसका बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, एंडोथीलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथीलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन। और किसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई का बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों के बेसमेंट मेम्ब्रेन से बेसमेंट सबस्टांस बनता है। तो टोटल कितने लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, एयर को पहला लेयर जो क्रॉस करना पड़ता है वो है स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा लेयर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरा लेयर क्या है, एंडोथीलियम। तो वही यहां पे लिखा है कि द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द थ्री लेयर्स, द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, पहला क्या है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, और बेसमेंट सबस्टांस। और बेसमेंट सबस्टांस से बना हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सपोर्टिंग स्क्वैमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सराउंडिंग सिंगल लेयर एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज इन बिटवीन देम। यही मैंने बताया आपको इस डायग्राम के थ्रू। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस, ये जो टोटल थिकनेस है एल्वियोलर वॉल में, जो एंडोथीलियम एल्वियोलर वॉल में जो प्रेजेंट है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम, और बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में जो प्रेजेंट है, और एंडोथीलियम जो प्रेजेंट है, ये टोटल मिला के जो इनकी थिकनेस होती है बहुत ज्यादा नहीं होती। कितनी होती है, मच लेस देन मिलीमीटर। ये भी याद होना चाहिए कि ये मिलीमीटर से भी कम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कितना इसका थिकनेस होता है, मिलीमीटर से भी कम होता है, मच लेस देन मिलीमीटर। एंड दीज ऑल फैक्टर जो होते हैं इन आर बॉडी, जो होती है पार्शियल प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट अलग जगह पाए जा रहे हैं, ये फेवर करता है कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से, एटमोस्फेयर से लंग्स में जाए और पूरी बॉडी में जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से कहाँ जाए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाए। वही यहाँ पे लिखा है कि therefore all the factors in our bodies are favorable for diffusion of oxygen from the alveoli to the tissues and carbon dioxide from the tissue to the alveoli। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम ये एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम अक्सर जो है क्वेश्चन में आ जाता है, नीट के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये डायग्राम आपको जरूर बनाना चाहिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम है और ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, क्या लिखा है इसमें कि एयर है हमारा एल्वेलाई में जो है, फिर उसके बाद ये बेसमेंट ये बता रहा है बेसिकली क्या, मेम्ब्रेन जिसको क्रॉस करके जा रहा है गैसेस। ठीक है, तो पहला मेम्ब्रेन जो पढ़ रहा है वो क्या है, स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, जो कि वन सेल थिक होता है। ये भी पूछ लेता है कितना थिक होता है, मल्टी लेयर्ड होता है क्या, ये नहीं, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम होती है। देखो एक सेल, दो सेल, तीन सेल एक ही लाइन में प्रेजेंट है, इसके ऊपर दूसरा सेल नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल वॉल्ड, सिंगल सेल थिक। ठीक है, सिंगल सेल थिक होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा लेयर है, बेसमेंट सबस्टांस। याद रखना हमेशा ये बेसमेंट सबस्टांस है, ना कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसलिए खाली सबस्टांस को हाईलाइट कर। ठीक है, तीसरा लेयर क्या होता है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। क्या होता है यहाँ पे, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है, उसका जो वॉल होता है उससे बनाता है एंडोथीलियम से, वो भी एक तरह का स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ही है। तो उसके बाद भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट सबस्टांस बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना होता है, किसके बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और एंडोथीलियम का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उससे बना होता है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल, और ये क्या है हमारी ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए डायग्राम अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म होता है। आगे वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर जरूर मैं दूंगा। ठीक है, और अगर एक्सप्लेन करने वाला होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और इस वीडियो को प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर आपको पसंद आता है और आप और भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट कर दीजिए कि हमको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, चाहे जो भी। ठीक है, आपकी क्वेरी है, सजेशन है, जो भी है, यू आर मोस्ट वेलकम। सो एट लास्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच यहाँ तक पेशेंस रखने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए।